हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, यूनियन बजट 2024-25। ठीक है, जो आपका यूनियन बजट आज पेश किया गया 2024-25 का, जो कि एक इंटरिम बजट है ना, उसके बारे में उसका हाइलाइट्स क्या है उनको हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर में इससे सवाल आएगा ही आएगा ये साल। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो पूरा देखिए, अपने पूरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो हाईलाइट जानने के पहले थोड़ा सा बजट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए बजट क्या होता है तो सिंपली जो बजट है इज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए, है ना, सरकार जो भी इनकम एस्टिमेट करती है और खर्च एस्टिमेट करती है उसका ब्यौरा होता है बजट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो एक आने वाले फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनाया जाता है, पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, उसे हम लोग बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। कहता है अगर हम बात करें, गवर्नमेंट टेक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द टैक्सेस रिसीट्स थ्रू द फाइनेंशियल बिल। सरकार जो भी टैक्सेस के थ्रू या जो भी रिसीट्स रिसीव करेगी उसका अप्रूवल उसे लेना पड़ता है, किसके थ्रू? फाइनेंशियल बिल के थ्रू। और सरकार जितने भी खर्च करेगी उसको अप्रोप्रिएशन बिल के तहत अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब सरकार जो भी पैसा खर्च करना चाहती है ना, वो पार्लियामेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, किसके थ्रू? अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू। ठीक है, तो यही रिसीट्स लेने और एक्सपेंसेस करने के लिए जो अप्रूवल होता है वो बजट में बताया जाता है। भैया हम यहां से इतना पैसा लेने वाले हैं, यहां पर पैसा हमको खर्च करना है आने वाले साल में। ठीक है, कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका आर्टिकल 112 जो है 112 कहता है स्पेसिफाई दैट प्रेसिडेंट शेल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to laid before both houses of the parliament the annual financial statement। देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिया में ये वर्ड जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बजट मेंशन नहीं है, बट बजट का मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी एस्टिमेटेड रिसीट्स होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया जाता है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च अप्लाई होता है। ठीक है ना। अब सवाल आता है, बार बार सुन रहे, इंटरिम बजट है ये, ठीक है, अंतरिम बजट क्या है ये? देखिए, जब फुल बजट होता है ना तो कहता है इट कंटेन्स द गवर्नमेंट्स एस्टिमेट फॉर द एक्सपेंडिचर रिसीट्स फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर। जब इंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट पेश करती है, मतलब एस्टिमेट करती है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर रिलेटेड, ठीक है, तो वो होता है फुल बजट। ठीक है, लेकिन इंटरिम बजट बेसिकली क्या होता है? इलेक्शन वाला साल है 2024, ठीक है, पता होगा लोकसभा का चुनाव है ना, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है वो इंटरिम बजट पेश करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया में जो बजट पेश होना है, ठीक है, मतलब बजट अप्लाई कब से होगा? 1 अप्रैल से होगा, है ना। कब से होगा बजट अप्लाई? 1 अप्रैल से होगा। ठीक है, और इलेक्शन जो है अप्रैल मई में है। नया सरकार बनते बनते आपका लास्ट मई 1 जून या मिड जून तक जाएगा, तो लगभग 2 से 2.5 महीना का समय है ना। वहां पे खर्च कैसे करेगी, रिसीट्स कैसे लाएगी, ये चीज को दिमाग में रख करके बजट पेश किया जाता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, इंटरिम बजट जब भी बनता है तो नया सरकार आएगा, नया सरकार जब आती है तो वो अपने तहत फिर नया बजट पेश करेगी, फुल बजट। क्लियर? तो ये इंटरिम बजट है क्योंकि ये साल इलेक्शन का साल है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके हाइलाइट्स क्या है। हाइलाइट्स ऑफ इंटरिम यूनियन बजट 24-25। इंडिया की जो फिनांस मिनिस्टर हैं FM निर्मला सीतारमण, आज जब बजट वो पेश की वो 6ठा बार किए, 6th टाइम। ठीक है, क्लियर है। ये पहली महिला है, पहली महिला फिनांस मिनिस्टर जो कि इतना बार बजट पेश कर चुकी है। ठीक है, क्लियर है।
तो निर्मला सीतारमन जो है ये इंटरिम बजट पेश कर रही है आज, है ना, कर चुकी है, राइट। कहता है इनका जो जब वो अपना स्पीच शुरू की थी तो स्पीच में उन्होंने मोदी जी के स्पीच का बात को मेंशन किया, क्या कि उनका कहना है कि जो इंडिया है ना बेसिकली 4 तरह के कास्ट को देखता है। वो जो ये गवर्नमेंट है वो उनका कहना है कि हम लोग सिर्फ 4 प्रकार के कास्ट को फोकस करते। कौन? मतलब गरीब, दैट इज पुअर, महिलाएं, विमेन, युवा मींस यूथ, एंड अन्नदाता मतलब फार्मर। देखिएगा फार्मर को अन्नदाता से मेंशन किया गया है, क्लियर। मतलब जो विकसित भारत का बजट है, जो फोकस एरिया जो हमारा है, देखिए हमारा फोकस, एक चीज पहले आपको बता दूं, इंडिया अभी जो समय चल रहा है वो अमृत काल का समय है, ठीक है। ये कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए जो एरिया ऑफ फोकस रहेगा वो 4 एरिया इन्होंने माना है। किसको किसको? गरीब कल्याण, देश का कल्याण। देखिए पहला टर्म था ना आपका पुअर, पुअर से यहाँ पे क्या लिया गया थीम? गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब का कल्याण करेंगे, देश का कल्याण करेंगे। इंपावरिंग ऑफ यूथ, युवा का इंपावरमेंट। वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, दैट इज अन्नदाता का वेलफेयर हो, कल्याण हो। नारी शक्ति हो, मतलब विमेन इंपावरमेंट हो, ठीक है, क्लियर है। ये इंट्रो हो गया आपका। सवाल डायरेक्टली पूछ देता है कि वो 4 कास्ट किसे माना गया है, तो आपको क्या बोलना है? गरीब, युवा, महिलाएं, ठीक है, और हमारा जो है अन्नदाता दैट इज फार्मर, क्लियर है। चलिए कहता है इंटरिम बजट के कुछ की नंबर्स हैं। की नंबर तो याद होने से रहा बट फिर भी देख लीजिए, है ना। हम लोग 24-25 को सिर्फ देखते हैं, बाकी अगर कंपेयर करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीआईबी आप चले जाइए, पीआईबी की वेबसाइट, वहां पे मिल जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो हमारा है इंडिया का, ठीक है, वहां से आप ये डेटा निकाल सकते हो। कहता है रेवेन्यू रिसीट्स जो है 24-25 में एस्टिमेट किया गया है 30,01,275 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नोर रिड्यूसेस एसेट्स, ठीक है। कैपिटल रिसीट जो है वो 17 लाख समथिंग है। टोटल रिसीट्स आपका देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए, इतना आएगा 47,65,768 करोड़, है ना। तो ये डेटा आप देख लीजिएगा, कई नंबर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, है ना। तो इस पर ज्यादा फोकस हम लोग नहीं करते हैं। अब यहाँ क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको ना बड़ा मस्त तरीके से बताया गया है कि अगर हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है, तो रुपी कम्स फ्रॉम, कहां से आता है, कहां पे जाता है, ठीक है, कहां पे जाएगा, क्लियर। ये जो 1 रुपी है कम्स फ्रॉम कहां से आएगा? तो 18 पैसे मतलब 18% कहां से आएगा? जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स से 17 पैसा, नॉन टैक्स रिसीट्स जो होगा जैसे फी, फाइन, पेनल्टी वगैरह 7 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 पैसा, कस्टम से 4 पैसा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 1 पैसा, बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटी से 28 पैसा, ठीक है, इनकम टैक्स से 19 पैसा। तो इस हिसाब से यहां देख करके पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो कंट्री, मतलब अगर एक स्पेसिफिक चीज को ले तो बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटी का सबसे ज्यादा 28 पैसा जो है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब है रुपीज गोज टू, पैसा जाएगा कहां? इंटरेस्ट पेमेंट पे 20 पैसा चला जाएगा, मतलब 20%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी 20 पैसा 20%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16 पैसा जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8 पैसा। फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8 पैसा जाएगा। डिफेंस में 8 पैसा मतलब 8%। सब्सिडी जो है वो 6 पैसा मतलब 6%। पेंशन में 4 पैसा। अदर एक्सपेंडिचर में 9 पैसा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो कैटेगराइजेशन है वो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी सवाल इससे डायरेक्टली आता है कि भाई सबसे ज्यादा जो रिसिट्स है वो को किससे आएगा, ठीक है। तो अगर देखिए अगर देखा जाए तो टैक्स के थ्रू सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स हो गया 19 पैसा, जीएसटी से हो गया 18 पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स से 17 पैसा। लेकिन सबको अलग अलग कैटेगरी करके अगर पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। कहता है बजट एट अ ग्लांस, देख लेते हैं हम लोग इसको करोड़ में। देखिए रिसीट्स जो है 2 प्रकार के रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, है ना। रेवेन्यू रिसीट जो है हमारा, हम लोग बेसिकली बजट एस्टिमेट देख रहे हैं 24-25 का, तो उसका सिर्फ देख लेते हैं। देखिए ये हमारा दिया हुआ रेवेन्यू और ये दिया हुआ हमारा कैपिटल, जो अभी मैंने पहले भी दिखाया था।
उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, वैसे एक्सपेंडिचर है ना विच नीदर रिड्यूसेस लायबिलिटी, है ना तो फिर वो किसी प्रकार के एसेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होने वाला सरकार का खर्च, क्लियर। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लायबिलिटी रिड्यूस करता है और कैपिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए अब कहता है ट्रेंड इन डेफिसिट की बात करें तो जो गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही है लगातार हर एक फाइनेंशियल ईयर में कि बजट डेफिसिट को घटाया जाए, ठीक है। वो डेफिसिट कब होता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसीट्स कम होगा, तो ये डेफिसिट का सिचुएशन होता है, ठीक है। उसमें एक टर्म होता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि एस्टिमेट किया गया 24-25 में कि 5.1% ऑफ जीडीपी ले आना है, ठीक है। वही अगर बात करें रेवेन्यू डेफिसिट का, वो 2% ऑफ जीडीपी करना है ना। प्राइमरी डेफिसिट को 1.5% ऑफ टोटल जीडीपी, 0.8% ऑफ जीडीपी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मुझे उम्मीद है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है इसका जानकारी आपको होगा, नहीं है तो मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप उसमें जाइए, जाकर के बजट के बारे में डिटेल आप स्टडी वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डेफिसिट फिनेंसिंग है वो आएगा कहां से, उसका कुछ तरीका तो होगा ना। तो कहता है यहाँ पे कुछ कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा, अदर रिसीट्स होगा, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, एक्सटर्नल डेट होगा, स्टेट प्रोविडेंट फंड से होगा, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंसेस होगा, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फिनेंसिंग है। जो डेफिसिट फिनांस है उसको तो फिनांस करने की आवश्यकता है ना। सरकार ने एस्टिमेट किया कि मुझे 5,000 करोड़ खर्च करना है, रिसीट्स मात्र 3500 करोड़ आ रहा है, ठीक है, तो वैसे बात डेफिसिट हो गया, तो 1500 रुपया कहीं से तो फिनांस करना पड़ेगा ना। तो ये सारे फिनांस के जो है सोर्स यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। अब टैक्स प्रपोजल की बात है, देखिए सबसे पहली बात क्या कहा गया कि टैक्स रेट में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस इस बार नहीं कर रहा है सरकार, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अचीवमेंट बताया गया है, क्या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है मोर देन ट्रिपल्ड हो गया इन द 10 ईयर्स, 10 साल में मोर देन ट्रिपल, ठीक है। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 12 to 2.4 टाइम, जो रिटर्न फाइल्स करते हैं वो 2.4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम 93 डेज इन इतना टू 10 डेज इतना, मतलब अब जो प्रोसेसिंग होता था रिटर्न फाइल करने में पहले काफी समय लगता था, वो समय अब कम लगता है, क्लियर है। वही इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें, कहता है एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल्ड टू रुपी 1.66 लाख करोड़ इन फिजिकल ईयर 24, ठीक है। कहता है जो एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी का कलेक्शन होता था ना वो लगभग डबल हो गया है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। कहता है देख लीजिए यहाँ पे, कहता है रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस घटा है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2029, कहता है 47% एंड एट इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, ठीक है। वही 28% एट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, 27% एट सी पोर्ट्स, ठीक है। इस सब में क्या कहता है इंपोर्ट रिलीज टाइम जो है वो घटा है, ठीक है। देखिए जिस पे ज्यादा फोकस करना है उसमें डिस्कस कर रहा हूं, जो उतना फोकस करने का एरिया नहीं है उसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब है स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है अपकमिंग जनरेशन का जो रिसोर्सेज है उसमें रिडक्शन ना करे, ठीक है। उसमें क्या किया गया है, न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को जो है वो प्रमोट करना है। अडॉप्शन ई बसेस को अडॉप्ट करना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। वही नॉन फॉसिल फ्यूल जो है इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम 32.3% इन इतना टू इतना, ठीक है। मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत। और क्या किया भाई, कहता मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस जो है गिवन है पीएमयूवाई के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है ना। 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स, है ना, 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी इफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला, ठीक है। उजाला के तहत क्या किया गया है, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इतना लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। क्योंकि ये सब काफी हेल्पफुल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हुआ है,
जो स्ट्रीट लाइट्स जो पहले अंधेरा होता था उसको, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1.3 करोड़ एलईडी ट्यूब लाइट्स जो स्ट्रीट लाइट जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और इस बजट में क्या किया गया है भाई, मोमेंटम टू नारी शक्ति, नारी शक्ति को प्रमोट करने की बात कही गई है। ठीक है, कैसे, कहता है 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है डिसबर्स्ड हुआ टू वीमेन एंटरप्रेन्योर। 30 करोड़ मुद्रा योजना का जो लोन है, ठीक है, वो विमेन एंटरप्रेन्योर को दिया गया है। ठीक है, मतलब विमेन एम्पावरमेंट का काफी खासा बात यहाँ पे कही गई है। फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज बाय 28% 10 ईयर्स। 10 सालों में महिला का जो मतलब फीमेल का जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, फीमेल कंस्टिट्यूट 43% ऑफ इनरोलमेंट इन एसटीएम कोर्सेज। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जो एसटीएम कोर्स होता है उसे 43% इनरोलमेंट इंक्रीज किया है। वही कहता है 1 करोड़ वीमेन असिस्टेंट बाय 83 लाख एसएसडी टू बिकम लखपति दीदीज। ठीक है, देखिए जो एसएसजी चल रहा है इसमें गवर्नमेंट ना लखपति दीदीज को जो है वो हो रहा है, मतलब लखपति बन रहे हैं। कैसे, वो लोग ये प्रकार का जो बेसिक असिस्टेंस है ना वो मिल जाता है। जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं रूरल एरियाज में, उसके लिए बहुत सारे एसएसजी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी का एक टर्म है लखपति दीदीज, है ना। तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में और डिटेल, है ना। चलिए, अब है रूफटॉप सोलराइजेशन, मतलब सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। ठीक है, क्योंकि देखो सोलर एनर्जी प्रमोट करने से काफी फायदा होगा। ठीक है, कहता है 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी एबल टू गेट अप टू 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। ठीक है, सोलराइजेशन के तहत, है ना। सेविंग अप टू 15 to 18,000 रुपीज एनुअली फॉर हाउस होल्ड। इससे क्या होगा, 15 से 18,000 रुपया हर साल हाउस होल्ड का बचेगा। ठीक है, अब अगर रेलवे की बात करें, पहले आपको पता होगा जब बजट आता था तो यूनियन बजट अलग से आता था, रेलवे का बजट अलग से आता था, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, इसमें रेलवे का 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम जो वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ठीक है, ये 3 प्रकार के रेलवे कॉरिडोर को प्रमोट किया जाएगा, प्रोग्राम को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, कहता है 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज जो है विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वंदे भारत का जो बोगी का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पे पहुंचाना लगभग 40,000 नॉर्मल बोगीज, रेल बोगीज को। ठीक है, अब अगर बात करें एलोकेशन ऑफ स्कीम्स प्रोवाइडिंग जो फंड्स है, उसमें एक एमजी नरेगा है, दैट इज मनरेगा भी बोलते हैं, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 2023-24 में बजट एस्टिमेट इसमें था 60,000 करोड़ का, जो कि 24-25 में कर दिया गया 86,000 करोड़। ठीक है, उसी प्रकार से आयुष्मान भारत का जो स्कीम है उसमें 23-24 में अलॉट किया गया 7200 करोड़, जो 24-25 में आप 7500 करोड़ अलॉट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की। तो कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 11.1% बढ़ के 1,11,111 करोड़ होगा। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो डबल हुआ है। देखिए 298 यूएस बिलियन डॉलर था ड्यूरिंग 2005 से 14 तक, उतना इनफ्लो हुआ था। वहीं 2014 से 23 के बीच में 596 यूएसडी बिलियन डॉलर जो है हमारा, ठीक है, वो इंडिया में इनफ्लो हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहता है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंक्रीज फ्रॉम 97,991 किलोमीटर इन फिजिकल ईयर 15 टू 1,44,634 किलोमीटर, किसमें, फिनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट जो है मोर देन डबल हो गया है। ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका बेनिफिट है। आप चाहे तो सारे के सारे जो मैं स्लाइड दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा ये। क्लियर। अब रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर कैटलाइजिंग डेवलपमेंट। देखिए कहता है ना कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर करना है, ठीक है, तो वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बहुत ही आवश्यकता है ना। तो सरकार इसी के तहत कहा है, ठीक है, अ कॉर्प्स ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ टू बी एस्टैब्लिश्ड विथ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सनराइज टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहता है कोई ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्रीज है ना जो सनराइज टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हो, है ना, मतलब वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए इनोवेशन का काम कर रहा हो, उनको सरकार लोन देगी। कितना लोन, 1 लाख
1 लाख करोड़ जो है उस अमाउंट फंड रखा गया, उसमें से लोन दिया जाएगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा, क्यों? क्योंकि उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होगा, उसे इनोवेशन का काम होगा, ठीक है। सरकार जो है एक नया स्कीम जो है लॉन्च करेगी, किसको स्ट्रेंथ करने के लिए? डिफेंस पर्पस टेक्नोलॉजी जो यूज होंगे, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार जो है वो स्कीम लॉन्च करेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या? विंड एनर्जी वगैरह जो हो गया, सोलर एनर्जी, उन सब का यूज, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, मिनरल्स का बचत होता है, हमारे पास जो मिनरल्स है उसका बचत होता है। क्लियर? देखिए, कहता है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लगातार, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रमोट किया जाए, सीएनजी, सीबीजी, पीएनजी, ये सब चीजों को, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे एक फायदा होगा ना कि आने वाले जनरेशन का जो हम लोग थॉट रखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल, ये तभी पूरा होगा जब ग्रीन एनर्जी को अपनाया जाएगा। यहाँ पे टारगेट लिया गया है नेट जीरो बाय 2070। मतलब नेट जीरो मतलब जो फॉसिल फ्यूल वगैरह का यूज करते, जो फ्यूल वगैरह का यूज करते हैं, उसका कंजम्पशन पूरा कम कर देना, जीरो तक पहुंचा देना है 2070 तक, पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाना है, ठीक है। अब है इनहांसिंग टूरिज्म अक्रॉस द नेशन। कहता है टूरिज्म सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ऐसे कंट्री जो सिर्फ टूरिज्म सेक्टर पे बेस्ड है, तो इंडिया इस पर भी वर्क कर रही है। आजकल आपको पता ही होगा, लक्षद्वीप में जब मोदी जी गए थे, ठीक है, तो लक्षद्वीप को कई लोगों ने प्रमोट किया, इंडिया के अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज वगैरह भी हैं, उन लोगों ने भी ट्वीट किया इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कहा गया कि अब फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड ऑफ फैसिलिटी एंड सर्विसेज टू बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। मतलब रेटिंग दिया जाएगा, जो टूरिज्म सेंटर, टूरिस्ट सेंटर है, उसका फैसिलिटी सर्विसेज के बेसिस पे रेटिंग दी जाएगी, ठीक है। और कहा गया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू बी प्रोवाइडेड टू स्टेट, है ना, जो स्टेट है उसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा टू प्रमोट टूरिज्म, है ना, वहां का टूरिज्म सेंटर को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देगी, ठीक है। प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमेनिटीज टू बी टेकन अप इन आइसलैंड इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नाम तो आ ही गया, ठीक है। लक्षद्वीप को मतलब टूरिज्म के सेक्टर में काफी आगे तक लेकर जाने की बात हो रही है, होना भी चाहिए। हमारे देश में अगर इतने अच्छे क्षेत्र हैं घूमने के लिए तो वहां जाना चाहिए, ठीक है। अब टर्म है गरीब कल्याण देश का कल्याण। जो देखो, गरीब का जब तक कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण कैसे हो सकता है? पॉवर्टी बहुत ज्यादा रहेगी तो इससे कंट्री का डेवलपमेंट थोड़े ना होगा, ठीक है। कहता है डीबीटी ऑफ ₹34 लाख करोड़ यूजिंग पीएम जनधन अकाउंट्स, ठीक है। कहता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो है ना, 34 लाख करोड़ रुपया तक दिया गया, किसके थ्रू? पीएम जनधन अकाउंट के थ्रू। अगर देखा जाए तो उसके कारण 2.7 लाख करोड़ रुपीज बचत हुआ है लीकेज के कारण। पहले पैसा क्या होता था, विभाग से विभाग जाता था तो काफी लोग बीच बीच में जो है पैसा निकाल लेते थे, कम करके, जो जिसको बेनिफिट मिलता था उसको कम बेनिफिट मिलता, इतना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता था, ठीक है। क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि, ठीक है। कहता है 78 लाख मतलब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको क्रेडिट असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है। कहता है वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, मतलब अन्नदाता बहुत ही जरूरी है किसी भी देश में, है ना। वहां खास करके इंडिया जैसे देश जहां पे जो मेजर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते हो, जिनका लाइवलीहुड का मेन सोर्स एग्रीकल्चर हो, ठीक है, उनका डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कहता है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी इतने को, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स, है ना, अंडर पीएम फसल बीमा योजना, है ना। इंटीग्रेशन 1361 मंडीज अंडर ई नाम, है ना, जो मंडीज वगैरह उसे प्रमोट किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब तक किसी भी देश में फार्मर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो उस देश में अन्न जो होता है, ठीक है, उसका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसमें वेलफेयर ऑफ फार्मर की बात कही गई, है ना। फिर है रिसलाइट परफॉर्मेंस, रिसिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी का कुछ परफॉर्मेंस भी बताया गया इस बजट में। क्या अचीवमेंट है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन किया है 6.1% जो 2017-18 में था, टू 3.2% इन 22-23, ठीक है।
कहता है जीएनपी जीएनपीएस एज द ग्रोस एडवांस डिक्लाइन फ्रॉम 11.2% टू 3.2%, ठीक है, ये घटा है मोर देन 6 फोल्ड, है ना। कहता है मोर देन 6 फोल्ड इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन फ्रॉम इतना से इतना, ठीक है। कहता है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन वो काफी ज्यादा बढ़ा है, मोर देन 6 टाइम बढ़ा है, ठीक है, उससे भी ज्यादा। एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी बढ़ा है, अभी बताया था मैंने पहले ही। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट हुआ है, मतलब मॉडरेट टू इतना, ठीक है। ये स्टार का मतलब है कि अभी उतना हुआ नहीं बट उसके क्लोज चला गया है, ठीक है। तो ये सारे मेन हाइलाइट्स थे, मैंने हर एक पॉइंट को बता दिया है आपको, ठीक है। आप प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसका बेनिफिट सभी को दीजिए, ठीक है। तो आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।